हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। तो ये चैप्टर में से 5 नंबर का आने वाला है ओवरऑल, और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारे पास 3 तरह की रिएक्शन होती है। फर्स्ट, फास्ट रिएक्शन या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होती है? फास्ट रिएक्शन। नाम में फास्ट है, ये इतनी तेज़ी से होती है रिएक्शन कि हमने पलक झपकाई और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। मतलब हम इन्हें आंखों से देख ही नहीं पाते हैं, रिएक्शन को होते हुए इतनी जल्दी रहती हैं ये। तो दिस रिएक्शन ओकर्स इन 10⁻⁻16 टू 10⁻⁻14 सेकेंड्स, मतलब इतनी जल्दी हो जाती है। फिर सेकंड रिएक्शन आती है डेड और स्लो रिएक्शन। तो डेड और स्लो रिएक्शन इस टाइप की रिएक्शन होती है जिनको होने में लाखों करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन की स्पीड बहुत स्लो होती है। अब फिर आती है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन यानी जिस रिएक्शन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो रिएक्शन विच आर नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो आर नोन एज मॉडरेट रिएक्शन। अब यार स्पीड की बात क्यों करी हमने कि रिएक्शन कौन कितनी जल्दी जाती है? क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स है क्या? केमिकल काइनेटिक्स का मतलब ही चैप्टर का है कि हम ये फाइंड करें कि कौन रिएक्शन कितनी देरी में हो जाती है। ठीक है, तो क्या देखो, साइंटिस्ट को ज़रूरत पड़ी ये पता करने की कि चलो ठीक है ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब साइंटिस्ट को तो पता होना चाहिए ना कि ये रिएक्शन कितनी देर में होने वाली कंप्लीट। तो इसलिए केमिकल काइनेटिक्स का यूज़ किया जाता है केमिकल रिएक्शन को। तो अब देखो, जो फास्ट रिएक्शन है वो तो बहुत जल्दी हो जाती है, और जो स्लो रिएक्शन है उनको करोड़ों अरबों साल लगे थे होने में। तो इन दोनों के लिए तो हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे नहीं। तो हम स्पीड किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? जो मॉडरेट रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट बताना। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मान लो हमारे पास दो रिएक्टेंट है ए और बी। ठीक है, और उन दोनों के मिलने से कुछ सी प्रोडक्ट बन रहा है। मान लो, इमेजिन करना कि ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, उनसे कोई बी सी प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब सी प्रोडक्ट बनता जाएगा यानी सी प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तब क्या हो रहा है? ए और बी घट रहे हैं। जब ए और बी मिलकर ही तो सी बना रहे ना। जितनी ज़्यादा तरीके से ए और बी मिलकर सी बनाते जाएंगे, जैसे जैसे सी बनता जा रहा है वैसे वैसे ए और बी घटते जा रहे हैं। तो डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और इंक्रीजिंग इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन टाइम, इन यूनिट टाइम, एक टाइम इंटरवल के तहत इस कॉल्ड एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन के रेट। यानी किस स्पीड से प्रोडक्ट घट रहे हैं, क्योंकि जिस स्पीड से प्रोडक्ट घट रहा होगा उसी स्पीड से रिएक्टेंट, सॉरी, हाँ, जिस स्पीड से रिएक्टेंट घट रहा होगा उसी स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप होते हैं? तो बेसिकली तो इसे कई टाइप हो सकते हैं, पर हम मेनली तो दो पर फोकस करने वाले हैं। तो पहला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब एवरेज क्या होता है कि मान लो हमने, जो तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ कि तुम एक कैफ़े पे गए मान लो। ठीक है, वहाँ पे तुमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा। अब उस पिज़्ज़ा के 6 स्लाइस आए, तुमने उस पिज़्ज़ा को खाने लगे। ठीक है, तो तुमने ओवरऑल जो पिज़्ज़ा है ना वो तुमने 2 मिनट के अंदर खा लिया। पर क्या हुआ कि तुमने जब पिज़्ज़ा खाना शुरू करा तो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा भूख थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तुम हंग्री थे, तो तुमने 4 पीस 1 मिनट के अंदर खा लिए। तुमने 4 पीस 1 मिनट के अंदर खा लिए। पर जबकि जो अ, अगले 2 पीस जो हैं वो तुमको खाने में बराबर 1 मिनट लग गया, यानी तुम्हारा ओवरऑल टाइम कितना आ गया? 2 मिनट। तो जो ओवरऑल टाइम आया तुम्हारा, जो एवरेज बताया मैंने कि तुम्हारा पूरा पिज़्ज़ा खाने को कितना टाइम लगा? 2 मिनट। ठीक है, पर वहीं मैं तुमसे पूछूं कि तुमने 1 मिनट में कितना पिज़्ज़ा खाया, तो तुम क्या बोलोगे कि मैंने 4 स्लाइस खाए 1 मिनट में। तो 4 स्लाइस को खाने के लिए जो टाइम आया कि इस 4 स्लाइस को खाने में तुम्हें कितना टाइम लगा? तो 1 मिनट। ठीक है, तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, फिक्स्ड टाइम पे। तो इसको अब डेफिनेशन से समझते हैं। Change in concentration of reactant in unit time is called as average rate. It is calculated by dividing change in concentration of reactant with respect to time. तो देखो, इसका फॉर्मूला है कि ए और बी को मिला के सी और डी कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा? डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे ए और बी घटते जाएंगे वैसे वैसे ही तो सी और बी बढ़ेंगे। तो और वैसे और अपन में उससे चेंज इन टाइम, तो इसको डिनोट करते हैं। अब जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम ए और बी के घटने की बात करें ना, तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन के आगे माइनस सिंबल आ जाएगा। और वहीं प्रोडक्ट के बनने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लस लगेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ नेगेटिव साइन शोज द दैट देयर इज डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। और हमेशा एक चीज़ याद रखना
कि अगर जैसे यहाँ पे ए और बी दे रखा है, अब यहाँ पे मतलब 2ab और 3b होता, तो जो बाद में हमारा फॉर्मूला बना ना डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे ए 2a था तो यहाँ पे 1/2 से डिवाइड करते, और बी क्या था 3b था, जो हमने इमेजिन करा, तो यहाँ पे 1/3 से डिवाइड करते। तो ये लिखा है डिवाइडेड बाय द नंबर्स ऑफ मोल टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। नाउ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, it is defined as the rate of the reaction change of concentration of any one of the reactant or product over a very small interval of time। तो एक टाइम इंटरवल में, अब देखो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी एक टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं DA/dt। अब नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन के रेट को? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अरे सीधी सी बात है कि इससे रिएक्टेंट जो कि रिएक्ट कर रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो इससे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर टेम्परेचर, अब टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते हैं, क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स जो है वो काइनेटिक मोशन करने लग जाते हैं, तो उनकी रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट विच हैव 10 डिग्री डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है टीसी से, और टीसी होता है के अपॉन T+10 और अपॉन KT, और इसकी जो वैल्यू रहती है 2 से 3 रहती है, ठीक है। अब ना प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अब मान लो हमने कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, रेट को बढ़ा देता है। तो वही चीज़ है कि कैटलिस्ट डालने से भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो मैंने थ्योरी लिख रखी है ना, तो थोड़ी सी पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। सरफेस एरिया इन सॉलिड रिएक्टिंग, जैसे जैसे मतलब सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट तो सरफेस एरिया ही प्रोवाइड कराता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को। जब तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है रिएक्ट कैटलिस्ट भी, तो सेम चीज़ सरफेस एरिया में भी हम बोल सकते हैं। अब नाउ प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। नाउ डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्शन रेट, सो ये क्या हो गया, हाँ, डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्शन रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब। तो ये आता है लॉस ऑफ मास एक्शन। लॉस ऑफ मास एक्शन ओवरऑल इम्पोर्टेंट ही है। तो ये लॉस ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, या फिर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि मान लो हमारे पास कोई भी ए और बी प्रोडक्ट रिएक्टेंट रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बी बना रहे हैं, और ए के जो मोल्स हैं वो स्मॉल लेटर ए से डिनोट कर रहे हैं, और जो बी के जो मोल्स हैं उसे स्मॉल लेटर बी से डिनोट कर रहे हैं। तो जो रेट रहेगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन के। कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए, और बी की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के बी, और ये जो पावर रहेगी उनकी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो इनके मोल्स जो लेते हैं ना हमने ए और बी, वो इनकी पावर बन जाएगी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर स्मॉल लेटर ए और बी टू द पावर बी। और यहाँ पे ए और बी क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट या फिर मोल्स जो हमने बोला था, ठीक है। तो यही हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन, इसी को लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। इसको किसने दिया था, गुल्डबर्ग और वेग्स ने इसे दिया था। नाउ नेक्स्ट होता है रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या बोलता है, द रेट लॉ फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेशन दैट प्रोवाइड अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो ये एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, रेट ऑफ द रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के बीच में। तो इसके लिए हम मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन सपोज कर लेते हैं कि ए और बी रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट पी बना रहे हैं, जहाँ पे ए और बी क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लो क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी। और यहाँ पे पावर देखो ए बी नहीं है, ए बी की पावर कैपिटल लेटर जो ए बी है उनकी पावर स्मॉल लेटर ए और स्मॉल लेटर बी नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई है। और ये एक्स वाई क्या होते हैं, ये होते हैं पार्शियल रिएक्शन ऑर्डर। ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे हमने की पॉइंट में लिख भी रखा है, वेयर ए बी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड के जो के आया वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जिसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। और जो एक्स वाई है ना वो पार्शियल रिएक्शन ऑर्डर है फॉर रिएक्टेंट ए एंड बी, ठीक है, विच मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइशियो। हो सकता है कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल भी हों, और हो सकता है कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल ना भी हों। तो
और जब एक्स प्लस वाई हम जब करते हैं ना, तो जो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और जो एक्स वाई है ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम पता नहीं कर सकते, इसको एक्सपेरिमेंट की तरह साइंटिस्ट ही बताते हैं हमें, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ठीक है। और जो वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन देख सकते हो आप, मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। नाउ नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे मैं सिंपलिसिटी अगर मैं आपको प्रीफर करूँ कि आप ये तो पूरा डेरिवेशन को एक बार देख लो, डी एक्स बाई डी टी क्या है, रेट है। डी एक्स बाई डी टी मान लो कोई भी हमारे पास एक्स रिएक्टेंट है, तो उसका रेट क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर एन। ये हमारे पास रेट लो बोलता है, ये चीज़ बोलता है हमें रेट लो भी। ये देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है डी ए बाई डी टी किसके इक्वल होता है, रेट के। ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी, वहाँ पर डी ए बाई डी टी था, डी एक्स बाई डी टी। और सिमिलरली इधर यहाँ पे देखोगे तो आप किसके इक्वल होता है, रेट किसके इक्वल होता है, के इन टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब यहाँ पे ए और एक्स तो है नहीं ना, यहाँ पे सिर्फ हम एक रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको मान लिया ए और उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी, या फिर आप बोल सकते हो पार्शियल ऑर्डर हमने मान लिया एन। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के की पावर एन। अब जैसे ही हम इसको रीअरेंज करेंगे तो के इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी और ए की पावर एन अपोन में पहुंच जाएगा। अब डी एक्स जो रहता है वो क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेशन रहता है, और कॉन्सेंट्रेशन किस यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। वहीं टाइम डी टी यानी टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम, उसकी यूनिट होती है सेकेंड। और ए भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है एक तरह की, तो उसकी यूनिट क्या होगी, मोल्स पर लीटर, और उसकी पावर क्या है, एन। अब के इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर, जब ऊपर जाएगा मोल पर लीटर की पावर एन, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस एन। तो मोल पर लीटर की पावर वन और मोल पर लीटर की पावर माइनस एन, जब इन दोनों का सम करेंगे बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो वन प्लस माइनस एन क्या हो जाएगा, वन माइनस एन। तो ये क्या बन जाएगा, के इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर वन माइनस एन, और जो सेकेंड है वो भी ऊपर चला जाएगा, तो सेकेंड इनवर्स बन जाएगा। तो ठीक है, यही हमारे को, मैं सिंपल आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप डेरिवेशन ना याद रखते हुए सिंपली ये जो फॉर्मूला है ना ये याद रख लो, आपके सारे यूनिट जितने भी ऑर्डर आने वाले हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे जो एन है ना, ये अब क्या था, एन जो था हमारे पास वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। ठीक है, एन जो था याद रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। अब आपको कौन सी भी ऑर्डर की रिएक्शन आ जाए आप उससे आराम से यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ एन की वैल्यू रख के। मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गई तो एन की वैल्यू वन रख दो। नाउ डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस फाइंड मतलब पढ़ते हैं हम। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन यूनिट टाइम और इंक्रीजिंग इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। It depends on the concentration of reactant. Its unit is moles per liter per second. At equilibrium rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. और वहीं रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब देखो नाम में कांस्टेंट आ रहा है तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है किसका, रेट लो का। जब रेट लो हम लिखते हैं तो उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है, के, उसी को हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। देखो हमने आगे भी थोड़ी देर पहले के यूज़ करा था कहीं पे, सोचना कहाँ पे करा था। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज इट इज़ यूनिटी डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उसकी यूनिट जो रहती है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट और फॉरवर्ड रिएक्शन टू बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो कोई भी रिएक्शन होती है ना उसकी मोलिकुलरिटी क्या होती है, कि द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके जो सम रहेगा ना उसी को हम मोलिकुलरिटी बोलते हैं। ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पढ़ के आए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। देखो पीछे चलते हैं, कहीं देखा था मैं आपको, यहाँ देखो एक्स और वाई क्या था, एक्स प्लस वाई क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यही इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लो एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। तो उसी को हम ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो वीडियो पॉज करो, ये डिफरेंस पढ़ो। ठीक है, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, तो आप चलो ठीक है मैं उसको फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स और आयंस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन. इट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. इट इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर. ये हमेशा इंटीजर नंबर होते हैं, ना तो नेगेटिव हो सकते हैं ना जीरो हो सकते हैं. और इट इज सजेस्ट दैट मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ स्टेप of the reaction. अब now order. The number of molecules, atoms or ion of reactant on which the rate of the reaction depend is called order of reaction. It is not always number of molecules taking part in the reaction. It may be ये फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, और एक एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए जाते हैं. ये कोई फिक्स हम पता नहीं कर सकते. अब आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? The reaction in which the concentration of one of the reactant so high that the small change in the concentration of reactant do not affect the rate of the reaction. Like hydrolysis. मान लो कि CH3COOH और वाटर की रिएक्शन हो रही है. अब पता है यहाँ पे वाटर क्या एक्सेस अमाउंट में, तो वाटर जब इतनी ज़्यादा अमाउंट में तो वो कोई रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करने वाला, मतलब वाटर की तो कमी हमें पड़ने वाली नहीं है. ठीक है, तो डायरेक्टली रेट किस पे डिपेंड हो जाएगा? CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन पे. तो therefore the rate of reaction depends only upon the concentration of CH3 and not on the concentration of H2A. Hence pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब देखो ये रिएक्शन कितनी रही है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिख रही है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जिसका है और एक मॉलिक्यूल वाटर का है. एक मॉलिक्यूल CH3COOH का है और एक मॉलिक्यूल वाटर का. तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिख रही है. 1+1 2, उसकी मॉलिक्यूलिटी हो गई 2, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? CH3COO. क्योंकि वाटर तो एक्सेस अमाउंट में है, तो उसकी तो कोई डिपेंड करेगा नहीं, तो इसकी ऑर्डर क्या हो गया? 1. तो इसलिए इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो गाइज नेक्स्ट पार्ट में हम रेट लो और ये सब डिस्कस करने वाले हैं, इनिशियल इक्वेशन. तो गाइज नेक्स्ट पार्ट में हम ना फिर डिस्कस करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड. तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट पार्ट देखना ज़रूर. ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.